हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्सेल प्रोग्राम का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेस्टेड इफ के बारे में। तो नेस्टेड इफ क्या है? नेस्टेड इफ और कुछ नहीं है, इफ फंक्शन के अंदर और भी इफ फंक्शन होना। बहुत बार हमें एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज कि एक क्राइटेरिया और एक कंडीशन है कि टेम्परेचर रेंज को लेकर। फॉर एग्जांपल, अगर 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहा तो हम उसको कोल्ड कह देंगे। 20 से 30 के बीच में रहा तो हम उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कह देंगे। एंड अगर 30 अबव गया तो फिर हम उसको हॉट टेम्परेचर कह देंगे। अब यहाँ तीन कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, 20 से लेस, देन से कोल्ड। एल्स चेक करो कि क्या टेम्परेचर 20 और 30 के बीच में। अगर टेम्परेचर 20 और 30 के बीच में हुआ तो फिर कहो ऑप्टिमम। एल्स चेक करो कि क्या टेम्परेचर 30 से अबव है, एंड अगर 30 से अबव है तो फिर लिखो हॉट। अब क्या यहाँ एक ही लॉजिकल टेस्ट पास करना है? नहीं, यहाँ तीन लॉजिकल टेस्ट पास करना है। तो जब एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरा भी कंडीशन है एंड फर्दर उसके अंदर भी एक और कंडीशन है और इसी तरीके से बहुत सारे कंडीशन है, तब हम कहते हैं कि ये नेस्टेड इफ कंडीशन है। एंड आज की क्लास में हम लोग इसी चीज को चेक करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये हमने लगाया था एफ फॉर्मूला और एफ फंक्शन को यूज करा था। एंड हमने देखा यहाँ पर फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट दिया। अगर पास होते हैं तो फिर हम लोग क्या पुट करेंगे, जो भी वैल्यू होगी उससे रिलेटेड वो पुट करेंगे। एल्स चेक करो एक और कंडीशन। अब आप देख सकते हो कि इसी इफ के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लू से शुरू करा है मैंने एंड ब्लू ये क्लोज हो रहा है। एंड आप नोटिस कर सकते हो ये जो इफ वाला कंडीशन है वो इस बड़े इफ के अंदर ही है। तो एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरा इफ कंडीशन आ गया एंड ये हो गया हमारा इफ। फिर हमने चेक करा लॉजिकल टेस्ट 2। अगर ये पास होता है तो फिर आप ये प्रिंट करो और ये वैल्यू शो करो। एल्स एक और कंडीशन चेक करो एंड ये देख सकते हो कि ये जो इफ कंडीशन है और ये जो इफ फंक्शन है ये दूसरे इफ फंक्शन के अंदर है, तीसरा वाला इफ फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे के अंदर तीसरा इफ, तीसरे के अंदर चौथा इफ। तो जब ऐसी कंडीशन बन रही होती है तो हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन और नेस्टेड इफ फंक्शन। तो नेस्टेड इफ फंक्शन कोई नेस्टेड इफ करके कोई फंक्शन नहीं है। बेसिक तौर पे एक इफ के अंदर दूसरा इफ होना एंड दूसरे के अंदर तीसरा इफ होना, इसी चीज को हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन। अब सर इसको कहाँ यूज करेंगे हम? तो उसके लिए एक सिनेरियो देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ये आ चुके हम अपने एग्जांपल के लिए अपने एक्सेल वर्कशीट के अंदर। आप देख सकते हो कि ये बच्चों के मार्क्स हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 6 स्टूडेंट्स हैं। इनके मार्क्स कोड ये रहे एंड हमको ग्रेडिंग करनी है। ऑफ कोर्स आप लोगों के भी मार्क्स कुछ ग्रेड्स में मिलते हैं, ए प्लस और बी प्लस, सी प्लस करके। तो यहाँ ग्रेडिंग का पैटर्न क्या है कि अगर बच्चे के नंबर जो है वो अबव 160 है तो फिर हम उसको ए ग्रेड देंगे। अगर उस बच्चे के मार्क्स जो है वो 120 से लेकर 160 के बीच में है तो फिर हम उसको बी ग्रेड देंगे। अगर बच्चे के मार्क्स जो है वो 80 से लेकर 120 के बीच में है तो हम उसको सी ग्रेड देंगे। एंड अगर 80 से कम है तो फिर हम उसको फेल करार कर देंगे। समथिंग ये कंडीशन है। अब आप समझ सकते हो कि सबसे पहले हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन फेल होता है तो फिर हम इस कंडीशन के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर ये फेल होता है तो फिर हम इसको चेक करेंगे एंड अगर ये भी फेल होता है तो हम फाइनली कह देंगे कि ये फेल है। ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर हम लोग ग्रेड के लिए फॉर्मूला लिखते हैं एंड फॉर्मूला लिखने का क्या तरीका है, इक्वल टू साइन लगा दो। तो इक्वल टू लगाते ही एक्सेल ने समझ लिया कि हम लोग फॉर्मूला लिखने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने इफ फंक्शन को कॉल करा और इफ को बोला एंड जैसे ही टैप करते हैं हम ये इफ फंक्शन शुरू हो जाता है। तो ये कह रहा है भाई लॉजिकल टेस्ट दो। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है कि ये जो मार्क्स है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हुआ 160 के। सर आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों बोला? ग्रेटर देन का मतलब समझ आ रहा है 160 के ऊपर। इक्वल टू का मतलब कि अगर 160 भी होगा तो भी हम क्या कहेंगे, तो भी हम कहेंगे कि वो ए ग्रेडर है। तो स्टूडेंट ए जो है वो ए ग्रेडर है, ऐसा कुछ। तो इक्वल टू मतलब 160 के बराबर भी हुआ तो भी। तो क्या कहना है, तो फिर हमको कहना है ए ग्रेड है। अगर नहीं हुआ तो वैल्यू इफ फॉल्स, तो फिर हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे
एंड एक और इफ कंडीशन लगाएंगे, दोबारा चेक करेंगे। दोबारा क्या चेक करेंगे कि क्या ये जो मार्क्स हैं ये मार्क्स 120 एंड 160 के बीच में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 120। सर आपने ए 120 से इक्वल टू 120 के इक्वल टू और 120 के ग्रेटर देन तो लिख दिया, इससे ये कैसे पता चला है कि 160 या 160 से पहले पहले का ही रेंज है, 160 को क्रॉस नहीं करेगा ये। उस चीज को लेकर थोड़ा सा भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी अगर 120 या 120 से अबव हुआ तो फिर हमें क्या प्रिंट करना है, तो हम चाहते हैं कि बच्चे के लिए ग्रेड जो आ जाए वो आ जाए बी। एल्स एक और कंडीशन चेक हुए, कौन सी कंडीशन चेक हुए, इफ जो ये मार्क्स हैं, दोबारा ये जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है। अगर ये मार्क्स बोले तो ए बच्चे के जो मार्क्स हैं जो कि C5 में है, अगर ये 80 से अबव हो तब तो सी ग्रेड डाल दो, एल्स फेल लिख दो। अगर आप नोटिस कर रहे हैं ओके, एक बार दोबारा इस पूरे के पूरे फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं। एंड इस फॉर्मूले को अब रिवाइज करते वक्त एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि ये जो मार्क्स चेक हो रहे हैं और ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है एक्सेल के अंदर, एक्सेल हमेशा लेफ्ट टू राइट चीजों को कंसिडर करता है। जो भी फॉर्मूला रीड करता है वो लेफ्ट टू राइट कंसिडर करता हुआ चलता है। तो सबसे पहले एक्सेल क्या चेक करेगा, चेक करेगा कि क्या C5 160 या 160 से अबव है। अगर है तो ए, वरना आगे बढ़ेगा। अब यहां से आगे बढ़ने का मतलब है कि मार्क्स 160 और 160 के अबव नहीं है, तो वैल्यू इफ फॉल्स वाला चेक होगा। फॉल्स वाले में क्या कह रहा है कि एक और कंडीशन है, चेक करो कि क्या मार्क्स 120 अबव है। ऑफ कोर्स 160 अबव तो नहीं है, तो 120 एंड 160 ऑटोमेटिकली सेट हो गया। यहाँ पे भाई यहाँ पे इसने चेक कर लिया ना, पहले चेक कर लिया कि ना 160 है ना 160 के अबव है। अब मैं कह रहा हूँ कि चेक करो 120 के अबव है क्या, तो इसका मतलब ये कि 120 से लेकर 160 के बीच का चेक करेगा ये, क्योंकि अगर मार्क्स 160 या 160 के अबव होता तो यहीं पे रिजल्ट ये ए शो कर देता, आगे बढ़ता भी नहीं। एक्सेल इसी तरीके से फंक्शन करता है। क्या करता है वो कि लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रहा होता है, जहां पे उसकी कंडीशंस मैच हो जाती हैं वहीं पे वो रुक जाता है, उसके आगे वो चीज नहीं बढ़ती। तो इसने पहले चेक कर लिया कि भाई मार्क्स 160 और 160 के अबव नहीं है, तो ए प्रिंट नहीं करा, आगे बढ़ गए। अब इसने दोबारा चेक कर कि क्या जो C5 में मार्क्स लिखे हुए हैं क्या वो 120 अबव है, तो 120 या 120 अबव, तो ये कहां तक जाएगा भाई, 160 तक जाएगा, क्योंकि ऑल द वे इसने 160 और 160 अबव वाला कंडीशन चेक कर लिया। अब 120 अबव का अगर कंडीशन मैच नहीं होता है, यानी बी ये राइट नहीं करता है, तो फिर एल्स वाले पार्ट में जाएगा कि एल्स में क्या है भाई, एल्स में चेक कर रहा है कि अगर C5 80 या 80 अबव है, तो अगर 80 या 80 अबव है तब तो सी लिख देगा, एल्स और कोई कंडीशन इसमें बन नहीं रही चेक करने के लिए, तो फिर लास्ट कंडीशन क्या है कि फेल लिख देगा। यानी अब 80 के अबव वाला भी कोई कंडीशन नहीं है। अगर बीच में एक और कंडीशन होता कि 50 अबव वाले का डी लिख दो ऐसा, तो फिर हमें यहाँ एक और कंडीशन बनाना पड़ता। लेकिन अब फाइनल रिजल्ट क्या है कि अगर 80 या 80 अबव है तो सी लिख दो, वरना अब फेल लिख दो। एंड ये बन गया हमारा, देख सकते हो पूरा का पूरा फॉर्मूला। इस पूरे फॉर्मूले में नोटिस करने वाली बात है, ये रहा मेन इफ, इसमें आया ये फर्स्ट इफ, सेकंड इफ, फिर इसमें आया ये थर्ड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे के अंदर तीसरा इफ, एंड ये है आपका नेस्टेड इफ। एंड अब हम एंटर करेंगे तो इसने फेल शो कर दिया। क्यों सर, दोबारा चेक करते हैं। तो एक्सेल ने क्या किया था, एक्सेल ने इस मार्क्स को कंपेयर करा था कि क्या ये मार्क्स 160 या 160 अबव है, इसने चेक करा 70 है, 160 अबव या 160 नहीं है, तो ए वाला कंडीशन फेल हो गया, फॉल्स में गया। फॉल्स वाले पार्ट में चेक करा इसने कि क्या ये जो मार्क्स है C5 में जो मार्क्स है क्या ये 120 या 120 अबव है, तो ये कंपेयर करने पे पता क्या चलता है कि नहीं भाई इसके उस पर भी नहीं है, तो बी प्रिंट नहीं करा इसने और बी अपडेट नहीं करा इसने। इसने फिर एल्स वाले पार्ट में चेक करा, एंड एल्स वाले पार्ट में क्या था कि C5 80 या 80 अबव है, फिर कंपेयर करा इसने, 80 या 80 अबव भी नहीं है। अगर होता तो सी लिख देता, क्योंकि वो भी नहीं है, तो फिर इसने फेल लिख दिया, एंड फाइनली रिजल्ट प्रिंट कर दिया मैं फेल। एंड यही काम मैं हर बच्चे के लिए कर दूं, तो आप नोटिस कर सकते हो कि सबके मार्क्स अब प्रिंट हो चुके हैं। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे C6 को कंपेयर करा जा रहा है, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे C5 को कंपेयर करा जा रहा था। सर ऐसा कैसे हो पाया, ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट एक्सेल जिस रेफरेंसिंग का यूज करता है वो है आपका रिलेटिव रेफरेंसिंग। एंड क्योंकि हमारा जो सेल है वो यहाँ से फॉर्मूला सेल जो है
वो हमारा D5 से D6 हो गया, तो D5 के लिए इसने रेफरेंस C5 लिया था, तो D6 ने रेफरेंस के तौर पे C6 लिया। इसी तरीके से E5 E6 को एज अ रेफरेंस लेगा, रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव मतलब फॉर्मूला सेल के रिस्पेक्ट में रेफरेंस लिया इसने। एंड फॉर्मूला सेल जहां भी होगा उसके बगल वाला चेक करना है, बोले तो लेफ्ट वाला जो सेल है उसको चेक करना है। तो फॉर्मूला सेल अगर ये है तो इसके लेफ्ट वाला ये हो गया, फॉर्मूला सेल अगर ये है तो इसके लेफ्ट वाला ये हो गया, फॉर्मूला सेल ये है तो इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया। तो इस तरीके से रिलेटिव रेफरेंसिंग काम करती है। ऑफ कोर्स हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं याद है तो फिर आप एक बार रिवाइज करने के लिए आप एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव रेफरेंसिंग की वीडियो देख सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से अभी आपको ये नेस्टेड इफ का कंडीशन समझ में आ रहा होगा। एंड आपने देखा कि हमने जैसे एंटर मारा इसको सी ग्रेड मिला, क्यों भाई? एंड आप शायद अब इसके लिए जवाब जानते हैं। हमने चेक करा था कि क्या ये मार्क्स 160 या 160 अबव है, नहीं है, तो ए प्रिंट नहीं हुआ, एल्स पार्ट में गया। एल्स पार्ट में क्या कह रहा है, अगर C6 जो है बोले तो ये जो मार्क्स हैं ये 120 या 120 अबव है तब तो बी प्रिंट करो, नहीं था, तो फिर एल्स पार्ट में गया। अगर ये मार्क्स 80 या 80 अबव है तो सी प्रिंट करो। इसने देखा भाई 80 से अबव है, 197 है, इसने सी प्रिंट करा, आगे नहीं बढ़ा, और इस तरीके से इसने सी प्रिंट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे, और इसी तरीके से यहाँ पे। तो बहुत बार लाइफ में जरूरत पड़ती है हमें एक इफ के अंदर दूसरे इफ की, दूसरे के अंदर तीसरे इफ की, एंड इसी को हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ। एंड आप मेरे ख्याल से अभी समझ पा रहे होंगे कि नेस्टेड इफ कहाँ यूज होता है। ओके, आप क्या कर सकते हो कि और प्रैक्टिस करने के लिए और भी क्वेश्चंस को आप गूगल कर सकते हो। एंड अगर बाई चांस आपको रेफरेंस के तौर पर चाहिए तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हो, हम आपको और भी क्वेश्चंस दे सकते हैं इससे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको एंड अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सको। ओके, अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो फिर आप बेहिचक आराम से कमेंट्स में पूछें। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।